एग्रीकल्चर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको रबी, खरीफ, ज़ैद ये पता होगा, है ना, और क्रॉप्स भी बताऊंगी। अगर मैच द फॉलोइंग में कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्रॉप कौन सी सीजन में, तो कर लेंगे, ठीक है। कुछ क्रॉप्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं भाई, दो तो अपने फूड ग्रेन्स ही हो गए, राइस और व्हीट, ठीक है, ये लिख लीजिए जरा। इनकी बेसिक कंडीशंस में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए कि अगर सवाल पूछ लिया, ये कंडीशंस दे दी और पूछा कौन सी क्रॉप की कंडीशन है, तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई, ठीक है। तो व्हीट और राइस। ऑयल सीड में आपका आता है मस्टर्ड, ग्राउंडनट। व्हीट, राइस, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये दो इंडिया के इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं। एक लिख लीजिए आप पाम ऑयल। पाम ऑयल पे सवाल आ सकता है। हाँ, पाम ऑयल, ऑयल पाम होता है, पाम ट्री से जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत ही, हाँ, बहुत बहुत लो क्वालिटी का पेड़ होता है। और जितने भी आपके मार्केट में जो चीजें आती हैं जिसमें ऑयल यूज होता है, बिस्किट बिस्किट, उसमें सब में पाम ऑयल यूज होता है। और पाम ऑयल मिशन जो है हम नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पाम ऑयल। सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से हम सबसे ज्यादा पाम ऑयल मंगाते हैं। तो सस्ते जो चीजें होती हैं, सस्ता ऑयल होता है, उसमें यूज होता है। इम्पोर्टर। तो अब हम जो है पाम ऑयल लगाने के लिए हमने ये स्कीम स्टार्ट करी है। हाँ, ऑलिव ऑयल पे नहीं, ऑलिव इंडिया में कहाँ होता है, मतलब इतना नहीं होता ना इंडिया में। आपको ऑलिव तो एकदम टेम्परेट रीजन की क्रॉप हो गई ना। ऑलिव तो मतलब ग्रीस की, इटली, ग्रीस उधर होता है, सऊदी अरेबिया, इधर ऑलिव होता है, इधर तो कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके जूट, कॉटन। ये दो फाइबर पे जो है सवाल आ सकता है, जूट पे, कॉटन पे। शुगर केन इज एन इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप। टी एंड कॉफी। कोकोनट। हाँ, कोकोनट मतलब ऑयल सीड, कैश क्रॉप, एक ही बात है। मैं तो सिर्फ क्रॉप्स बता रहा हूँ आपको कि आपको पता हो कि बेसिक कंडीशंस क्या है, क्योंकि घूम फिर के इस पे सवाल आता रहता है। तो थोड़ी सी कंडीशन, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज रेनफॉल करके कोई एक यूनिक कंडीशन होगी, वो आपको जो है पकड़नी है। जैसे शुगर केन ईयर लॉन्ग क्रॉप है, बाकी ईयर लॉन्ग क्रॉप्स नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप तो फिर अलग ही है, प्लांटेशन क्रॉप तो रहती है। तो उसमें जो बेसिक टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल की कंडीशन है, या अगर कोई टोपोग्राफी की कंडीशन है, जैसे चाय को स्लोप चाहिए, तो अगर ये लिख के आ गया कि भाई दिस क्रॉप रिक्वायर्स अ स्लोप, इसका मतलब चाय की बात कर रहे हैं। अगर ये लिख के आ गया कि दिस क्रॉप रिक्वायर्स शेड, तो कॉफी की बात कर रहे हैं। तो हर क्रॉप की अपनी एक थोड़ी सी यूनिकनेस होती है वो। हाँ, तो फ्रॉस्ट फ्री कॉटन को तो फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए ही। कोको भी क्रॉप है इंडिया में, कहाँ होता है? नहीं, प्लांटेशन क्रॉप है ना कोको तो। कोको तो पपीते जैसा फल निकलता है, उसको तोड़ के उसके अंदर से बीज निकालते हैं, उसके बीज को जो है रिफाइनिंग होगी, जैसे कॉफी की रिफाइनिंग होती है वैसे उसकी रिफाइनिंग होती है, उसको क्रश करके चॉकलेट बनता है। हाँ, रबर भी इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं होता है, रबर प्लांटेशन कम ही है इंडिया में, है ना। रबर प्लांटेशन आपका साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा होता है, होता है। मिलेट से आ सकता है, मिलेट सीख लीजिए, मिलेट से बिल्कुल आ सकता है। मिलेट से बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, पल्सेस और मिलेट्स। मिलेट्स अभी हेल्थ के लिए सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है, न्यूट्रिशन लेवल इंक्रीज करने के लिए। तो मखाना है, लेकिन सवाल आने की प्रोबेबिलिटी कम है ना। मखाना तो, एक मखाना तो अब इंटरनेशनली जो है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, भाई हेल्दी है, अपने तो लेके पकड़ पकड़ खाते रहते हैं। बाहर बड़ा कॉस्टली मिलता है उसमें, अरे बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता है वो, एकदम हेल्थ हेल्थ आपका सुपर फूड के तरीके से उस चीज को मार्केट करा जा रहा है। हाँ, वैसे ही चखने के साथ जो है
शाम में फ्राई किया घी के साथ, जो बैठ के चाय के साथ खाओ तो वो चलता है अपना। तो ठीक, चलिए साहब चलते हैं हम लोग रिसोर्सेस की तरफ। रिसोर्सेस क्या होते हैं यार? किस चीज को हम एक रिसोर्स बोलते हैं? जिसका बेनिफिट हो हमको, जो किसी यूज में आए, वो रिसोर्स हो गया डेली यूज में या महीने में एक बार जैसा भी। रिसोर्स तो रिसोर्स है ना भाई, ठीक है। तो रिसोर्सेस एनीथिंग दैट दैट वी कैन यूज। लेकिन अगर हम रिसोर्स को डिफाइन करें बाय द डेफिनेशन ऑफ अ रिसोर्स, इसमें दो क्वालिटी होनी चाहिए रिसोर्स को रिसोर्स करने के लिए। एक तो आपने बता दिया यूटिलिटी, और दूसरी चीज होती है वैल्यू। एक इसमें यूटिलिटी होनी चाहिए कि भाई कोई पर्पस होना चाहिए कि किस काम में हमारे आ रहा है, और दूसरी चीज उसमें एक वैल्यू असाइन होनी चाहिए कि इतने का मॉनेटरी वैल्यू इस चीज की है। जब ये दोनों चीजें होती हैं तब हम उसको रिसोर्स कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आज की डेट में रिसोर्स नहीं है, आगे जाके रिसोर्स बन जाए, ठीक है। उस टाइप के रिसोर्स को हम क्या कहते हैं? समथिंग विच इज नॉट अ रिसोर्स राइट नाउ but which can become a resource later. Very good. That is called a potential resource. तो रिसोर्सेज जो है बेसिकली ये बेस्ड ऑन टाइम, यूटिलिटी जो है, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। अब हमने कहा कि साहब यूटिलिटी होना चाहिए और वैल्यू होना चाहिए। एक टाइम पे पानी को रिसोर्स नहीं समझा जाता था, पानी को कोई रिसोर्स नहीं समझता था, पानी वाज अबंडेंट। और क्योंकि पानी अबंडेंट था तो पानी की यूटिलिटी तो थी, भाई जाहिर सी बात है यूटिलिटी है, लेकिन उस पर किसी ने कोई वैल्यू नहीं असाइन करी थी, जैसी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। पानी तो पानी है, सबके लिए अवेलेबल है, जो भी चाहे, किसी पे पानी की रोक तो नहीं है। ऐसे ही हवा यूटिलिटी है, लेकिन हमने कोई वैल्यू नहीं असाइन करी हवा को कि भाई इतने रुपए की हवा मिल रही है, तो उसके आपका जो है वो रिसोर्स में काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन अभी हम ये चीज देख रहे हैं कि जितने भी एनवायरमेंटल चीजें हैं जिनकी हमको जरूरत है, उनको हम कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। हमने हवा को भी एक वैल्यू असाइन कर दी, हमने जंगलों को भी एक वैल्यू असाइन कर दी, पानी को भी एक वैल्यू असाइन कर दी। अब जैसे जंगल में आग लग गई, अगर कभी फॉरेस्ट फायर हुआ, तो फॉरेस्ट फायर के बाद आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में लिख के आता है कि साहब इतने इतने मिलियन के पेड़ जल गए, लिख के आता है। ये जो इतना मिलियन टर्म असाइन किया, वो किस चीज का पैसा है? हाँ, मतलब कैसे हमने कॉस्ट निकाला? क्या वो उसकी लकड़ी का कॉस्ट है? कंपनसेशन भी, मतलब वो जो लकड़ी जली उसमें लकड़ी तो गई ही गई, लकड़ी की तो अपनी कॉस्टिंग है ही, जो वो रिसोर्स है। उसके अलावा जो कार्बन रिलीज हुआ एटमॉस्फेयर में, उसकी अपनी एक क्लीनिंग कॉस्ट भी तो होगी कि भाई इतनी जो गंदगी हमने करी है उसको क्लीन करने में कितना पैसा लगेगा। वहां पे जो जानवर हैं उनको हमने एक वैल्यू असाइन कर रखी है, तो उसके बाद उसको जो रिहेबिलिटेशन होगा उसमें अगर कुछ पैसा लग रहा है तो उसकी वैल्यू असाइन कर रखी है। तो वो क्यूमुलेटिव जब हम किसी चीज को वैल्यू दे देते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तब जाके वो उसकी वैल्यू असाइन होती है। तो अब अभी आप देख लीजिए ऑलमोस्ट हर चीज को ही जो है हम कुछ ना कुछ वैल्यू हमने असाइन कर रखी है। तो रिसोर्स वो चीज होती है जिसकी फिक्स्ड यूटिलिटी है और जिसको जो है हम जिसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि यार टेक्नोलॉजी बेस्ड है, टेक्नोलॉजी की वजह से अ रिसोर्स कैन बी अ पोटेंशियल रिसोर्स, एनीथिंग कैन बी अ पोटेंशियल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम टेक्नोलॉजी निकाल रहे हैं जिससे हम पानी से व्हीकल चला सकें, पानी से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकें। पानी से एनर्जी हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल देंगे उससे।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब जलाएंगे तो पानी बन जाएगा। पानी बन जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और हाइड्रोजन इज समथिंग विच इज अबंडेंट, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा अबंडेंट है, हाइड्रोजन सेल सब हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये हाइड्रोजन को निकालने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है। भाई मैं एनर्जी डालूं उसको तोड़ने के लिए, फिर उसी को जला के एनर्जी निकाल लूं, तो भाई जितनी एनर्जी मैंने स्पेंड करी उतनी निकाल ली। ये रिसोर्स तब बनेगा जब हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन में बहुत कम एनर्जी निकलेगी, और हाइड्रोजन जो हमको मिली उसको जब हम बर्न करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तब ये पोटेंशियल बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज कर रहे हैं फॉर एनर्जी। चाइना ने आर्टिफिशियल सन का अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन किया लास्ट मंथ। हाँ, वो आर्टिफिशियल सन की तरफ जा रहा है। आर्टिफिशियल सन मतलब फ्यूजन रिएक्टर। तो फ्यूजन अभी तक सिर्फ बॉम्ब में यूज हुआ है, वो उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि हम उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो वो जो प्लाज्मा जनरेट हुआ, इन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को कूल करके एक हाइड्रोजन का पैलेट बनाया। चाइना ने जो काम किया, हाइड्रोजन का एक पैलेट बनाया छोटा सा, और हाइड्रोजन के पैलेट को एक जगह पे रखा, और उस हाइड्रोजन के पैलेट को इन्होंने गर्म करना शुरू किया लेजर से, और लेजर से उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा रहे हैं कि उसमें फ्यूजन स्टार्ट हो जाए। फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, फ्यूजन का स्टार्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फ्यूजन तो हम करा ही सकते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब बन गया। लेकिन फ्यूजन स्टार्ट होने के बाद वो जो प्लाज्मा जनरेट हो रहा है, वो जो एनर्जी जनरेट हो रहा है, हम उसको कंटेन भी कर सके, रोक सके। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना, मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड टोकामैक। ठीक है, टोकामैक की मदद से हम उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास होगी तो साइंस एंड टेक में बहुत डिटेल में सर जो है टोकामैक की फंक्शनिंग को समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक क्या हाइड्रोजन एक रिसोर्स था हम लोगों के लिए? नहीं था भाई। हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में है, हाइड्रोजन की यूटिलिटी, डायरेक्ट यूटिलिटी कोई है नहीं। हाइड्रोजन को वैल्यू अगर असाइन करनी हो तो हाइड्रोजन को कोई वैल्यू आप असाइन नहीं करेंगे। मैं पैसे दूंगा, पैसे देके आप हाइड्रोजन खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन जो है एक रिसोर्स बन गया है। इसलिए एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिमरमैन, उनका एक स्टेटमेंट है कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। ठीक है, ये सीधा सीधा मेन से भी पूछा जा सकता है। रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम, कमेंट। ठीक है, GS3 में। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि साहब रिसोर्सेज होते नहीं है, वो बन जाते हैं समय के साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे जैसे हमारी नीड चेंज होगी, उसके बेसिस पे साहब हमारा रिसोर्स आ जाएगा। जैसे पहले लकड़ी जलाते थे, जंगल खत्म होने लगे, फिर हमको एक नया रिसोर्स मिल गया, कोल। गड़े मुर्दे उखाड़ के, फॉसिल्स निकाल के हम वो जलाने लगे पेड़ के। फिर वो भी हमको लगा कि यार खात्मे की तरफ है, तो हमको एक नया रिसोर्स मिल गया, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जब हमको मिला तो हमको ये तो पता चल गया था, पेट्रोलियम का मतलब ऑयल ऑफ अर्थ, ओलियम पेट्रो पत्थर, ओलियम ऑयल, ऑयल ऑफ अर्थ। पेट्रोलियम जब हमको मिला तो हमको उसकी यूटिलिटी नहीं पता थी। मिल तो गया, क्रूड ऑयल ही तो मिला था। क्रूड ऑयल कोई बहुत बढ़िया तो जलता नहीं है, क्रूड ऑयल जलता है बदबू के साथ, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, सल्फर निकलता है, कार्बन निकलता है, बहुत ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है नहीं। तो हमको नहीं पता था कि यार ये जो क्रूड ऑयल निकला है, अब इसकी यूटिलिटी क्या है, कैसे यूज करें। कहीं कहीं से नेचुरल गैस निकली, मीथेन निकली, मीथेन में आग लगाते थे तो ब्लास्ट हो जाता था, एकदम से ऑक्सीजन में आती थी। भाई जैसे ही आपने आग लगाई तो ब्लास्ट हो गया। या फिर अगर उसको पाइप में रखा, मीथेन को अगर पाइप में रखा और पाइप से मीथेन लग रही है, तो उसके सामने जब फायर लगाते थे तो या तो ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती थी कि मीथेन ही मीथेन हो जाती थी, ऑक्सीजन नहीं रहती, तो आग बुझ जाती थी। तो वो एक सस्टेन्ड आग हमको नहीं मिलती थी।
पेट्रोलियम से। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बंसन, सुना है नाम ये कहीं पे? बंसन। केमिस्ट्री लैब में बर्नर होता है एक, उसको हम कहते हैं बंसन बर्नर, वो उन्होंने इजाद किया। अगर बंसन बर्नर नहीं होता तो हम ऑयल को, एलपीजी को, किसी भी तरीके की गैस को जला ही नहीं पाते एफिशिएंटली, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू निकाल ही नहीं पाते। बंसन ने क्या किया? बंसन ने एक ऐसा बर्नर बनाया कि जिसके बीच में छेद कर दिया, जो अपने रास्ते में जब गैस निकलती है वहां से ऑक्सीजन ले सकता है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो जब आप चूल्हे को खोलते हैं, ये जो हम घरों में चूल्हा यूज करते हैं वो बंसन बर्नर है, जब हम उसको खोलते हैं तो गैस के साथ साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर आती है। अब जब आप उसमें आग लगाते हैं तो गैस भी निकल रही है, उसके अंदर से ऑक्सीजन भी निकल रही है, नॉर्मल एयर से ऑक्सीजन देते जा रहा है, और वो एक सस्टेन्ड बर्निंग प्रोवाइड करता है, एक सस्टेन्ड फ्लेम प्रोवाइड करता है। अब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लेम को। अगर वो चीज कंट्रोल नहीं हो पाती, फ्लेम कंट्रोल नहीं हो पाती, तो या तो ब्लास्ट हो जाता है या वो जलती है। तो जब तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, जब तक बंसन बर्नर नहीं बना था, हम इस फ्यूल को कमर्शियल पर्पजेस के लिए या नॉर्मल किसी भी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते थे, राइट? तो टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आया। तो अभी वो बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे थोरियम, थोरियम is not a resource as of now. It is a potential resource. Potential resource. इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का थर्ड फेज है, थर्ड फेज ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन थोरियम, ठीक है? और थोरियम क्या एक फिसाइल मटेरियल है? फिजन हो सकता है डायरेक्टली थोरियम में? थोरियम अपने आप में रेडियो एक्टिव है? नहीं होता। थोरियम अपने आप में रेडियो एक्टिव नहीं। ये बहुत खूबसूरती है इंडिया के थर्ड फेज की, न्यूक्लियर फेज की। थोरियम अपने आप में फिसाइल नहीं है, आपका रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव होता तो फिर केरला में इतनी ज्यादा मोनेजाइट सैंड है, थोरियम ही थोरियम है, लोग मर जाते। बट ऐसा तो है नहीं। थोरियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, थोरियम क्योंकि खुद फिसाइल नहीं है तो सेफ है, ना उससे रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग होगी, आप कितना भी कलेक्ट करके रखे रहिए, ना रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग होगी, ना ब्लास्ट होगा, ना इस बात का खतरा होगा किसी और कंट्री को कि हम थोरियम को यूज करके न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। थोरियम को यूज करके हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते क्योंकि वो खुद फिसाइल नहीं। थोरियम का यूज ऐसे होता है कि जब उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में रख देते हैं, उसका न्यूक्लियर रिएक्टर अलग होता है, जब उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में रख देते हैं तो पहले न्यूट्रॉन्स हिट करके वो थोरियम से यूरेनियम में कन्वर्ट होता है प्लांट के अंदर, फिर वो यूरेनियम फिसाइल बन के, यूरेनियम 233 बनता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर वो फिसाइल बन के वो उसका न्यूक्लियर फिजन होता है और जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट होती है। तो थोरियम डायरेक्टली किसी काम का नहीं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है थोरियम टू एनर्जी, ये थियोरेटिकल है, अभी तक हमने कमर्शियल लेवल पे इसको यूज नहीं किया। थियोरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल कर लिया है, लेकिन अभी तक हमने इसको कमर्शियल लेवल पे न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बनाया जिसमें हम थोरियम यूज करें। दैट इज पार्ट ऑफ इंडियाज थर्ड फेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये बात समझ में आई? थोरियम का आइडिया समझ में आया? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब साहब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वी कैन हैव मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज में मेटेलिक रिसोर्सेज होते हैं, नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज होते हैं। पेड़ हो गए, जमीन हो गई, सॉइल हो गई, ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज एक नेवर एंडिंग टॉपिक है। हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं किसी ना किसी तरीके से हम रिसोर्सेज ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स में हम रिसोर्सेज की बात करें तो ह्यूमनली काफी हद तक इम्पॉसिबल है कि आपको यह पता हो कि किस जगह पे कौन सा रिसोर्स मिल रहा है। सारी जगह रटी होना बहुत मुश्किल टास्क है ना? सारी जगह रटनी भी नहीं है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सबसे फेमस कॉपर माइन कौन सी है? राजस्थान, खेतरी, सबसे फेमस माइन वही है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि भाई खेतरी राजस्थान में और कॉपर के लिए फेमस है तो ये प्रॉब्लम, ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं उनकी पहली 3 इंपॉर्टेंट साइट्स ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट मेटल्स कौन कौन से जिसके ऊपर सवाल आ सकता है, लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो आयरन ही हो गया, बैकबोन है आयरन, आयरन एंड स्टील।
तो आयरन कहाँ कहाँ मिलेगा? आयरन एंड स्टील प्लांट्स फेमस है ना। फिर एल्यूमिनियम, इसके भी थंब रूल्स हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े से। एल्यूमिनियम, कॉपर, माइका, इसमें चिप्स में यूज होता है माइका। कोबाल्ट, एल्यूमिनियम हुआ ना, एल्यूमिनियम का और है ऑक्साइड, ठीक है। रेयर अर्थ मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स, जिंक, ठीक है, इतने ही इंपॉर्टेंट है। घूम फिर के सवाल यहां से आएगा, ठीक है। एज फार एज मेटल्स आर कंसर्न, तो इसमें आपको क्या देखना है? टॉप 3 स्टेट्स जो प्रोड्यूसर है और टॉप 3 माइंस। जरूरी नहीं है कि जो स्टेट टॉप प्रोड्यूसर है वहीं पे लार्जेस्ट माइन हो, ये जरूरी नहीं है। कोई एक लार्जेस्ट माइन कहीं और हो सकती है, लेकिन क्यूमुलेटिव किसी और स्टेट में ज्यादा मिल सकता है हमको। एक चीज चल रही है नॉर्थ ईस्ट में जिसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। रैट होल माइनिंग क्या होती है? रैट होल माइनिंग 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 और क्वेरिंग में क्या डिफरेंस है? नहीं, अगर कोई रिसोर्स आप सरफेस से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सरफेस को ही कट करके, उसको कहते हैं क्वेरिंग। जैसे स्टोन की क्वेरी होती है, आप पत्थर को जमीन से कट करते हुए चले जाते हैं, ब्लास्ट करते करते कट करते करते, दैट इज अ क्वेरी। और अगर आप किसी चीज को डीपर लेयर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ माइन, ठीक है। जैसे कोयला सरफेस पे नहीं है, कोयले को खोद के आपने नीचे से निकाला, आप खोदते चले गए और नीचे से निकालते चले जा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं माइन, ठीक है। तो मैंने टर्म आपको बताया जो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, विच इज रैट होल माइनिंग। ठीक है, हाँ, क्या चीज है? नॉर्थ ईस्ट में। अच्छा, मैं मूवी कोलैप्स हो जाता है। अच्छा, तो फिर उनको एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं। नहीं, वो रेड होल माइनिंग नहीं होती यार, वो रेड होल माइनिंग नहीं होती। वो तो जनरल माइनिंग में हो सकता है ना। कभी कभी माइन के अंदर, माइनिंग इज अ वेरी डेंजरस टास्क। जब हम माइन करते करते नीचे जाते हैं तो साहब, जब माइन होती है, अगर डेप्थ देखे तो 1-1 किलोमीटर की माइन हो गई। आप सोचो सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, अब आप माइन कर रहे हैं, है ना। हाँ, रेड होल माइन, अच्छा, बहुत बढ़िया। ये वही रेड होल माइन का ही डिस्क्रिप्शन है क्या? हाँ, दिखा दो सब लोगों को। रेड होल माइनिंग नहीं चल रही थी वहां पे जो लोग फंसे थे उनको जो निकालने का प्रोसेस था वो रेड होलिंग था। ये एकदम ये सही पकड़ा आपने, वो रेड होलिंग था, ठीक है। हाँ, देखिए, जब माइनिंग होती है कमर्शियल लेवल पे माइनिंग, तो वो प्रॉपर गड्ढा खोदा जाता है, उसमें टनल बनाई जाती है, लोग अंदर जाते हैं, ट्रैक डाला जाता है, भाई 1 किलोमीटर तक आपको जाना है, तो उसमें आपको जो है
लिफ्ट भी डालनी पड़ेगी, ट्रैक भी डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको सामान लाना ले जाना है तो कैसे करेंगे। तो रेलवे ट्रैक छोटा सा चलता है जिसके ऊपर गाड़ियां रहती हैं। कार्टून वार्टून में देखा होगा कि साहब अंदर तक चले आ रहे हैं ऐसे गोल गोल घूम के, है ना, माइन निकाल के टनल पूरी बनती चली जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि साहब ये आपका सरफेस है ना, और यहाँ से आपने कोई रिसोर्स, यहाँ से आपने माइन शुरू करी तोड़ना, आप यहाँ पे इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हुए यहाँ तक चले गए। अब यहाँ पे आप पहुंच गए, आपको पता नहीं कि कितना डिस्टेंस तक आपने माइनिंग कर ली, और यहाँ पे इस पॉइंट के पीछे अंडरग्राउंड वाटर है, एक्विफर है, और ये दीवार है। अब आपने देखा कि यार सामने भी तो कोयला है, आपने मारी यहाँ पे हथौड़ी, ये दीवार टूट गई और यहां से पानी माइन के अंदर आ गया। तो बहुत सारे मजदूर इस वजह से डूब के मर जाते हैं। अब आपके पास इतना टाइम है ही नहीं कि आप अंदर से बाहर चले जाएं, और जितना जमीन के अंदर जाते हैं उतनी ही गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब आप सोचो 1 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, इतनी गर्मी, और दिस इज समथिंग जो मैनुअली हो सकती है। आप मैनुअली फावड़ा लेके गए, सर पे लाइट लगा के, नीचे एकदम को अंधेरा, सनलाइट पहुंच नहीं रही है, रास्ते में आपने लाइट लगा दी, तार ले जाके गए, कनेक्शन कहीं बाहर है, एसी वेसी आप चला नहीं सकते, कैसे चलाओगे भाई एसी? हीट अगर एक्सट्रैक्ट भी करेगा तो रिलीज क्या करेगा? नहीं करेगा। तो माइन में पंखा भी नहीं लगा सकते, पंखा भी कौन सी हीट को सर्कुलेट करेगा? तो एग्जॉस्ट लगता है बाहर कि भाई कम से कम अंदर की हवा को बाहर ले जाए, और बाहर से जो ताजी हवा है, ऑक्सीजनेटेड हवा, उसको अंदर फेंक सके। तो उस वो वाली एयर में आप सांस ले रहे होते हैं। फिर आप माइन तोड़ लें, माइन के अंदर बहुत सारी गैसेस भी निकल जाती हैं, कभी मीथेन निकल जाती है, कभी ब्यूटेन निकल जाती है, प्रोपेन निकल जाती है, कुछ भी निकल सकता है। कोयले की माइन है, आपने तोड़ा, कोई गैस निकल गई, काफी लोग उसमें मर जाते हैं, गैस का एक्सीडेंट हो जाता है। तो माइनिंग इज अ वेरी डेंजरस अफेयर। लेकिन जो नॉर्मल माइनिंग होती है कि साहब आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी माइन कर रही है। रैट होल माइन जनरली इलीगल माइन होती है, जो लोग पर्सनली चुराने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे बनाते हैं। तो रैट होलिंग क्या होती है कि सरफेस से एक ऊपर से थोड़ा सा छेद करके एक पतली सी ऐसे टनल बनाई जाती है, जिससे कि दूर से दिखे नहीं कि क्या चल रहा है। और यहां से आप ड्रिल करते करते आपने यहां से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, और आप वर्टिकली खोदते चले जाते हैं और यहां से एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं दीवार दीवार से, और इसके अंदर कैविटी क्रिएट कर। दिस इज कॉल्ड अ रैट होल माइन। अब उसमें कुछ पता नहीं चला, आपने उसको ढका किसी चीज से, भाग गया। अब ये इतनी नैरो होती है कि इसमें लोग फंस जाते हैं, और जनरली बच्चों से करवाई जाती है। भाई जितनी छोटी माइन है उतना छोटा आदमी उतरेगा, जनरली बच्चे उतरते हैं, बच्चे तोड़ ताड़ के निकाल के लेके आ जाते हैं, उनको पैसा भी कम देना पड़ता है, बाल मजदूरी जो है आपकी चलती रहती है। तो बहुत ज्यादा इलीगल माइंस क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में चल रही हैं, रेड होल माइंस, उन पे, और वो ऐसा मतलब कहते हैं कि भाई सरकार की मिली भगत है, और होगी, सबको पता है कि यार कहाँ पे माइनिंग चल रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके संज्ञान में ना हो चीजें। तो कॉग्निजेंस, अभी एक रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी टू आइडेंटिफाई द रेड होल माइंस। उन्होंने ड्रोन की मदद से जो है रेड होल माइंस आइडेंटिफाई करी मेघालय में, और उसकी रिपोर्ट जो है अभी आई है। ये कल परसों के ही न्यूज़पेपर में जो है मैं देख रहा था। तो इस वजह से रेड होल माइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, और एग्जाम में आ सकती है। छोटी छोटी चीजें हम जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो रेड होल माइन का जो ये एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया है, ये देख लीजिएगा, सवाल इसी में से आ जाएगा। ये समझ में आ गया रेड होल माइन क्या होती है? इस तरीके से जनरली इलीगल माइन होती है। अब साहब हम लोग चलते हैं कुछ थंब रूल्स पे। मैंने आपसे कहा कि बहुत डिफिकल्ट है सारी जगह के रिसोर्सेस को याद रखना, लेकिन अगर कुछ थंब रूल्स हमको पता हो तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि किस जगह पे हमको कौन से टाइप का रिसोर्स मिलेगा, ठीक है। सेम इज द केस फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन की एक थ्योरी अपनी ज्योग्राफी में, थ्योरी का नाम पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको वो थ्योरी पता है तो कौन सी इंडस्ट्री किस जगह पे लोकेटेड होगी वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान हो जाता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है, कि किस क्या थॉट प्रोसेस हमको रखना है वहां पे। तो साहब अगर हम थंब रूल्स की बात करें, तो पहले इक्वेटोरियल रीजन की बात हम लोग कर लेते हैं। इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटर कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास हो रही है यार?
एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास हो रही है। साउथ अमेरिका और अफ्रीका से तो बहुत बीच में से काफी हद तक, और एशिया में अगर देखा जाए तो कुछ आइलैंड्स उधर आ जाते हैं, है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, वहां से जो है वो क्रॉस होती है। तो इक्वेटोरियल रीजन के चारों तरफ कौन से टाइप का फॉरेस्ट होता है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। तो मेन रिसोर्स जो इस रीजन का है वो हो गया साहब आपका इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? पत्ते नहीं झड़ते, पानी की शॉर्टेज नहीं होती, और एक साथ नहीं गिराते। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। लीव्स नहीं गिराते ऐसा नहीं बोलते, लीव्स तो गिरेंगी यार, पेड़ की लीव्स हैं, उनका टाइम होगा तो पेड़ तो लीव्स शेड करेगा ही, ठीक है। पेड़ लीव इसलिए शेड करता है कि नई लीव्स आए, फोटोसिंथेसिस बढ़िया रहे, और पुरानी लीव जब टूटती है तो वो पेड़ का एक्सक्रीशन का भी मैकेनिज्म होता है। एक्सक्रीशन कैसे? पेड़ में सॉल्ट्स बनते रहते हैं, और आपने देखा होगा कि लीफ जो है वो लकड़ी से एक जॉइंट से जुड़ी होती है। ये वाला लीफ का लकड़ी अलग होती है और वुड अलग होती है, लीफ में लकड़ी वुडन टिश्यू नहीं होता। तो जब ये टूट के गिरती है, पत्ता जब झड़ता है तो उसके साथ सॉल्ट भी गिरता है थोड़ा सा, तो वो पेड़ का एक्सक्रीशन का भी मैकेनिज्म है। तो ऐसा कोई भी पेड़ नहीं है जो अपनी लीव्स शेड ना करे, पत्ते तो हर पेड़ के झड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऑल द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम, ये की पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, रेनफॉल हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा इधर ही रेनफॉल होती है, ऑलमोस्ट डेली रेनफॉल होती है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? अमेजॉन, लार्जेस्ट रिवर। लार्जेस्ट से क्या कॉनोटेशन होता है? क्वांटिटी, डिस्चार्ज, क्वांटिटी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम जो है जिसको डिस्चार्ज बोलते हैं, उससे डिसाइड होता है कि लार्जेस्ट रिवर है या लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर मतलब डिस्टेंस, ठीक है। लॉन्गेस्ट इज नाइल, लार्जेस्ट इज अमेजॉन, ठीक है। जैसे इंडिया में लॉन्गेस्ट इज गंगा, लार्जेस्ट इज ब्रह्मपुत्र, बिकॉज ऑफ द sheer amount of discharge which it is having. Which is the second largest river? Congo. Good. ठीक है, अक्सर लार्जेस्ट पता होती है, सेकंड लार्जेस्ट भूल जाते हैं। भाई अमेजोन लार्जेस्ट है क्यों? सीजनल है कि पेरेनियल है? ग्लेशियर फेड है? नहीं, अमेजोन ग्लेशियर फेड नहीं है, उसके बाद भी पेरेनियल है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे है, क्योंकि उसमें साल भर बारिश होगी और साल भर पानी रहेगा। अमेजोन की फॉरेस्ट में इसीलिए तो जाना मुश्किल है। अमेजोन रिवर जा रही है, बारिश आती है तो इतनी बड़ी रिवर है कि पूरा जंगल ऐसे पानी पानी हो जाता है, कमर तक पानी। अब कमर तक पानी में आप कैसे चलेंगे? कमर तक सिर्फ पानी नहीं है, उस पानी में एनाकोंडा है। कमर तक सिर्फ पानी थोड़ी है यार, वहां पे जितने बड़े क्रीचर्स हैं, एनाकोंडा तो पानी में ही रहता है। आपका इतना बड़ा सांप, ठीक है, 150-200 किलो का वो सांप रहता है, पकड़ ले लपेट ले तो हिल भी नहीं सकते आप, ठीक। हाँ हाँ, नगीनी, ठीक है। हैरी पॉटर नहीं देखी आपने? है। तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट है। सेम कंडीशन है कॉन्गो में, ठीक है। कॉन्गो में अगर आप जाएं तो वहां पे भी डेली रेनफॉल है, इसीलिए इतना पानी है। कॉन्गो, कॉन्गो डीप, पानी बहुत ज्यादा ना, और बहुत ओल्ड रीजन से, कटांगा प्लेट्यू से निकल के आ रही है, तो इतना काट दिया उसने कि बहुत डीप भी, ठीक है साहब। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में बिकॉज द रेनफॉल इज वेरी हाई, दे रिमेन एवरग्रीन, ठीक है। उनका कोई एक सीजनैलिटी नहीं होती, तो कोई एक सीजन नहीं होता जिसमें वो पत्ते अपने शेड करें, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ की जो लकड़ी होती है, व्हाट टाइप ऑफ वुड डू वी फाइंड इन इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट ट्रीज? हार्डवुड, ठीक है।
ठीक है, तो जो लकड़ी होती है इस पेड़ की बहुत ही हार्ड और हैवी होती है। एंड वी नो दैट बायोडाइवर्सिटी इज वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इस रीजन में बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से इज इट इजी टू एक्सप्लॉइट दिस फॉरेस्ट? नो। ठीक है, अगर एक जनरल स्टेटमेंट आए कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट द रेन फॉरेस्ट, तो हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि आपको सिंगल स्पीशी नहीं मिल रही है। ठीक है, फेमस स्पीशीज कौन कौन सी है बता दीजिए थोड़ा सा। महोगनी, रोजवुड, एबनी। पेड़ों की हाइट ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सिंगल ट्रंक का पेड़ होता है। सिंगल ट्रंक का पेड़ मतलब साइड में जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती, जो ट्रंक होता है वो बहुत लंबा होता है, तभी उतनी हाइट अटेन करता है। ठीक है, तो इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है वो हार्डवुड होती है और बहुत कीमती हो गई, क्योंकि भाई आपको एक जगह पे एक पेड़ तो नहीं मिल रहा है, आपने एक जगह से एक पेड़ कट किया। अब अगर आपको सेम टाइप की लकड़ी ढूंढनी है तो आपको जंगल में अंदर जाना पड़ेगा। पहली बात तो आप अंदर नहीं जा सकते, पैदल भी नहीं जा सकते, बहुत मुश्किल है। एक बार को आप चले भी गए और आपको वो दूसरा पेड़ मिल भी गया और आपने वो कट भी कर दिया, तो आप बाहर कैसे लाएंगे? आप बाहर तो लेके आ नहीं सकते। आप कितना ही छोटा लकड़ी का पीस करें, कट करें, वो बहुत हैवी होगा। बड़े बड़े ब्लॉक्स के लिए आपको गाड़ी अंदर ले जाने की जरूरत है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लॉइट दीज फॉरेस्ट। ये लकड़ी बहुत कीमती होती है। किस चीज के यूज में आती है लकड़ी? टिम्बर में ही नहीं यूज होती है। ठीक है, टिम्बर आपने सुना होगा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस देखते हैं तो उसमें टिम्बर आता है। ये जो टिम्बर होता है, टिम्बर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज टिम्बर? जो लकड़ी कंस्ट्रक्शन में लगती है। पहले घरों में लकड़ी लगती थी, ठीक है, छत जो है लकड़ी की बन जाती थी, पिलर्स लकड़ी के बन जाते थे, उसको कहते थे टिम्बर। तो ये टिम्बर में नहीं यूज होती। इसलिए नहीं यूज होती क्योंकि अगर आप इससे घर बनाएंगे तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। भाई वही वाली बात है कि सोने की ईंट का जो है डोर स्टॉपर बना दिया आपने। हाँ, तो भाई या तो इतना बेइंतहा पैसा हो कि आप वो करें, क्रांतिकारी बने, हो सकता है तो कर भी सकते हैं लोग, बट वो उसका यूज नहीं है ना। तो जनरली नहीं यूज होती क्योंकि स्ट्रक्चर इतना हैवी हो जाएगा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इससे नहीं बना पाएंगे। इसका यूज होता है कॉस्टली आर्टिफैक्ट्स बनाने में। कॉस्टली फर्नीचर हो गया, आपके शो पीसेस हो गए, चेस बोर्ड्स हो गए, आपके जो है दरवाजे हो गए। ठीक है, जो आर्टिकुलेटेड वैसे से दरवाजे होते हैं। अब आर्टिस्टिक चीज इसमें इसलिए बन सकती है क्योंकि ये इतना हार्ड होता है कि इसको जब आप कट करते हैं या पॉलिशिंग करते हैं तो एकदम मार्बल जैसा फिनिश आता है। लकड़ी में कच्ची लकड़ी होगी, चिप कर जाएगी, तो उसमें तो आप बहुत ज्यादा डिजाइन बना नहीं पाएंगे। पक्की जो हार्ड सी लकड़ी होती है, सुखा के मजबूत, उसी पे तो आप नक्काशी वक्काशी कर पाएंगे। तो इस पे हो सकती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत इंट्रिकेट डिजाइन बन सकते हैं, इसलिए कॉस्टली होती है। ठीक, बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने कहा कि साहब एक्सप्लॉइटेशन डिफिकल्ट है, लेकिन हम तो हम हैं, हम अगर अपने पे आ जाए तो एक अच्छी अच्छी चीज को एक्सप्लॉइट कर दें। ठीक है, तो हमने एक नया मैकेनिज्म ढूंढा जिससे अब हम एकदम एब्जेक्ट तरीके से जो है इस जंगल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, एक सिरे से काटते हुए चलें दूसरे सिरे तक। वो तरीका यह है कि भाई हम जंगल काटा, अब इसमें जो बड़ी लकड़ी है, चाहे महोगनी हो, चाहे रोजवुड हो, चाहे एबनी हो, तो बहुत महंगी है ही, वो तो मार्केट में बिक जाएगी। ठीक है, टहनियां काट काट के, झाड़ झंकाड़ भी हम काट रहे हैं, जो इसमें क्लाइंबर्स हैं वो भी काट रहे हैं, छोटे पेड़ भी हम लोग काट रहे हैं। अब ये जो वेस्ट जनरेट हुआ, इसको हम वेस्ट नहीं कर बोलते हैं। इसका तरीका यह है कि हम लोग केमिकल का सॉल्यूशन बनाते हैं। जो बहुत सारे केमिकल का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसको हम जनरल पार्लेंस में कहते हैं ब्राइन। ठीक है, कॉकटेल ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, तो यह है ब्राइन। ये जो ब्राइन हमने बनाई, वो जितना भी वुडन मटेरियल है, छोटी छोटी टहनियां, सारी चीजें, वो हमने ब्राइन में डाल दी। इस ब्राइन का काम ये है कि ये लकड़ी के जो वुडन टिश्यू है उसको तोड़ता है, वुडन टिश्यू के स्ट्रैंड्स को तोड़ता है। तो वुडन टिश्यू क्या है? एक तरीके से पॉलीमर है।
लकड़ी का पॉलीमर है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अब जब वुडेड टिश्यू टूट गया तो एक स्लरी सी बन जाती है, स्लज सी बन जाती है। वो जो स्लज या स्लरी बनी, अब हमको इस बात से मतलब नहीं है कि यार उसमें कौन सी लकड़ी थी, अब तो सब मिक्स होके बराबर हो गई ना। अब इस सॉल्यूशन को कुछ दिन के बाद हम एक हाइड्रोलिक प्रेस से पुश कर देते हैं। जब हाइड्रोलिक प्रेस से इसको पुश करते हैं तो जो एक्सेस ब्राइन होता है, एक्सेस लिक्विड होता है, वो ऊपर से बाहर निकल जाता है, ओवरफ्लो कर जाता है। और ये जो लकड़ी है ये प्रेस होके एक वुडन प्लैंक क्रिएट कर देती है। इस वुडन प्लैंक को हम निकाल देते हैं, इसको हम कहते हैं इंजीनियर्ड वुड। इंजीनियर्ड वुड। अब ये सस्ती क्वालिटी की लकड़ी हो गई, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में, बेंचेस बनाने में, बेड बनाने में यूज होती है, प्लाई जैसी यूज होती है। प्लाई थोड़ी मजबूत होती है, ये थोड़ी कच्ची होती है, कैसे चिप करो तो भूसे जैसी आ जाए। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है भाई, कुछ बहुत अच्छी इंजीनियर्ड वुड्स होती हैं, कुछ बहुत ही सस्ती होती हैं, एकदम खराब हो जाए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। लेकिन ये तरीका है कि हमने इस जंगल को एक तरफा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जो अभी ब्राजील में चल रहा है। एक तरफ से जो है जंगल में आग लगा लगा के उसको खाली करते हैं। दूसरी बात यह कि जितना भी इक्वेटोरियल रीजन है, फ्रॉम योर साउथ अमेरिका टू एशिया, दिस एंटायर रीजन इज फेमस फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इसके लिए सब बहुत फेमस है। तो अगर हम साउथ अमेरिका से स्टार्ट करें तो साउथ अमेरिका के जो रेन फॉरेस्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट का? सेल्वास। वेरी गुड, दिस इज साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के इधर आ गया अटलांटिक, इधर आ गया पैसिफिक। तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, दिस इज द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दिस रीजन, राइट। दिस रीजन इज कॉल्ड सेल्वास। देखिए एटलस में, लुक एट साउथ अमेरिका। मिला सेल्वास लिखा है। अब जब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से हम दूर जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन की तरफ, तो रेनफॉल कम हो जाएगी। जब रेनफॉल कम हो जाएगी तो वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगा। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट से नॉर्थ या साउथ में आप जब भी जाएंगे तो साहब आपको मिलेंगे ग्रासलैंड, रेनफॉल कम होने के बाद ट्रॉपिकल जोन की तरफ। तो अगर हम ऊपर जाते हैं सेल्वास से, तो यहां पे आपको एक ग्रासलैंड मिलेगा विच इज कॉल्ड लानोस। है लानोस, देखो ऊपर कोलंबिया है, कोलंबिया कंट्री। कोलंबिया is the only country of South America which is having its coastline in Pacific and Atlantic Ocean. कोलंबिया इकलौती कंट्री है साउथ अमेरिका की जिसकी कोस्टलाइन पैसिफिक और अटलांटिक दोनों में है। और कोलंबिया के नीचे से एवरग्रीन फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, अमेज़न का फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। इसके नीचे अगर आ जाए, सेल्वास के नीचे अगर हम आ जाए, ग्रान चाको। ग्रान चाको ग्रासलैंड है। कौन से टाइप का ग्रासलैंड होगा ये? ट्रॉपिकल। वेरी गुड, ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ग्रान चाको। ग्रान चाको को हम कहते हैं द ग्रेट गेम लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। द ग्रेट गेम लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। क्यों बोलते हैं ग्रेट गेम लैंड? कौन सा गेम हो रहा है यहाँ पे? हंटिंग। हंटिंग हंटिंग। ग्रासलैंड है तो जानवर बहुत आते हैं और बड़ी यूनिक वाइल्ड लाइफ है साउथ अमेरिका की।
ठीक है, खद्दू जैसे जानवर रहते हैं यहाँ पे, लामाज, अल्पाका, ठीक है ना, ऊंट बने ना जिराफ, बीच में यूनिक ही है। ठीक है, जैसे कैमल है, कैमल को अगर आप शक्ल देखें तो कैमल हमेशा सोता हुआ सा दिखता है, नींद में बोड़ा कर रहा हूं, कैसे खोल के देख रहा हूँ, क्या क्यों सता रहे हो। अल्पाका और लामास जो होते हैं उनकी शक्ल देखो तो बुद्धू दिखते हैं, तो मुंह पकड़ के झापड़ मार दो, क्यों है इतने बेवकूफ। ठीक है, देखा आपने, फोटो देखा है इसमें, देखो अल्पाका सर्च करो, देखो झापड़ मारने का दिल चाहेगा। तो उनको देख कैसा लगता है कि तुम जिंदा क्यों हो, तुम्हें तो खा ही लेना चाहिए, है है ना। ठीक, तो अल्पाकास की और लामास की रियरिंग भी होती है यहाँ पे, इससे ऊन ऊन भी निकलता है, तो जंगली भी होते हैं और डोमेस्टिकेटेड भी रहते हैं। हाँ है ना। और यहाँ पे एक बिग कैट मिलती है साउथ अमेरिका में, विच इज कॉल्ड प्यूमा। ठीक है, वो साउथ अमेरिका में पूमा, PUMA, विच इज कॉल्ड साउथ अमेरिकन लायन। पूमा इज कॉल्ड साउथ अमेरिकन लायन। तो उसका जो टेक्सचर होता है, अब देखो नेचर ने ब्लेंडिंग कितनी बढ़िया करी है। ड्राई रीजन में होता है, लायन भी ड्राई रीजन में होता है, लायन का कलर है ऑरेंजिश, क्योंकि घास सूख के ऑरेंज कलर की हो जाती है, तो लायन अगर घास में बैठ जाए आपको दिखेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है, इतना तगड़ा कैमोफ्लेज होता है लायन का, वो तो हमको डॉक्यूमेंट्री में देखते हैं तो नहीं समझ में आता, वरना उसका कैमोफ्लेज बहुत अच्छा होता है। सेम चीज पूमा के साथ होती है, इतना भयंकर कैमोफ्लेज होता है कि आप नहीं देख सकते। ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ होती है इसमें। तो साहब ग्रान चाको आया, ग्रान चाको के नीचे अर्जेंटीना की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ग्रासलैंड आता है पंपास। कौन सी दुनिया में है? जैगवार भी ब्लैक नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ब्लैक। ब्लैक पैंथर लेपर्ड होता है जो मेलेनिन की एक्सेस की वजह से ब्लैक हो जाता है। तो वो मेलेनिन की एक्सेस जैगवार में भी हो सकती है, पैंथर में भी हो सकती है, लायन में भी हो सकती है, टाइगर में भी हो सकती है। तो यू कैन हैव अ ब्लैक टाइगर, यू कैन हैव अ ब्लैक लेपर्ड, यू कैन हैव अ ब्लैक जैगवार, नॉट ब्लैक प्यूमा, नॉट दैट वी हैव सीन एनी। ठीक है, तो जो ब्लैक पैंथर जिसको बोलते हैं वो ब्लैक कलर का लेपर्ड होता है, दैट्स नॉट अ सेपरेट स्पीशी, वो लेपर्ड ही है। ठीक है, जैसे अपने इंडिया में एक है, वैसे तो 3 है लेकिन 2 ऐसे फ्रॉड टाइप के हैं, मतलब वो उतने ब्लैक नहीं, वो डार्क हैं बट वैसे वाले ब्लैक नहीं है। हाँ, जेड ब्लैक नहीं है, जेड ब्लैक एक ही है, जेड जेड ब्लैक, हाँ जेड ब्लैक एक ही है जो कबीनी में है। ठीक है, बहुत फोटो आती रहती है, मेरे पास भी है। ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत, हाँ वो उनका भी मेलेनिन काउंट ज्यादा होता है, इसी वजह से जो है वो डार्क हो जाते हैं, मतलब उनका शेड वो ब्लैक वाला एकदम ब्लैक नहीं होता, डार्कर शेड होता है, जैसे ब्लैक टाइगर भी होते हैं। ये प्यूमा है नहीं, वो ब्लैक पैंथर सर्च किया उन्होंने, प्यूमा नहीं है भाई वो। बताओ, वही तो मैं उसकी, नहीं भाई, तो अरे तो रेस्ट करता है यार, ऐसे रेस्ट करता है। हाँ, पिंक पैंथर वो बेस्ट है। ठीक है, चलिए भाई, हाँ मूवी में, हाँ दैट्स अ जैगुआर, दैट्स अ जैगुआर। तो पंपास जो है, पंपास का नाम पंपास पड़ा पंपेरो की वजह से। पंपेरो एक घास है जो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस ग्रास है। तो न्यूट्रिशियस ग्रास, अब तो पंपास जो है घरों में भी आने लगी है कि पंपास खाओ अलग अलग, लेकिन ये जो न्यूट्रिशियस ग्रास है वो इंसानों के लिए न्यूट्रिशियस नहीं बोला जाता था, वो जानवरों के लिए न्यूट्रिशियस बोला जाता था। ठीक है, हम लोग खाने लगे वो अलग बात। ठीक है, तो अर्जेंटीना का मीट बहुत फेमस है, वो पंपास की वजह से फेमस है। ठीक है भाइयों, ये चीज समझ में आ गई।
कैंपोस भी है, पंपास भी है, कैंपोस भी है। कहाँ है कैंपोस? ठीक है। अब सेल्वास को अगर आप देखें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए। हमने कहा कि साहब यहाँ पे क्या होगा, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो अब अगर आप ब्राजील में देखें तो ब्राजील में यू विल हैव, मतलब ब्राजील पूरे उसमें आपका ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, जहां पे भी अपना इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट चल रहा है, वहां पे आप देखिए यू विल हैव कॉफी। ब्राजील इज फेमस फॉर इट्स कॉफी। रबर प्लांटेशंस, कोको, ब्राजीलियन कोको। नार्कोस देखा है किसी ने? नार्कोस सीरीज, पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार का नाम सुना है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, कोकेन बेचता था, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड था पाब्लो एस्कोबार। पूरी पूरी सरकार ही पाब्लो एस्कोबार चलाता था। कहां पे था वो? कोलंबिया में। किस चीज से बनता है कोकेन? कोको से। हाँ, तो अपने अपने शौक हैं कि कोको से आपको क्या बनाना है। तो वो कोलंबिया में था, तो वहीं तो उसने बर्थडे बना रखे थे अपने जंगल के बीच में, कोको प्लांटेशन के थ्रू, जहां पे प्रोसेसिंग होती थी, और उसी से जो है कॉफी निकल के आ जाती है। तो अगर आप ब्राजील को देखें तो ब्राजील के एकदम बीचों बीच यहां से जो है आपके अमेजोन रिवर जा रही है, अमेजोन रिवर के ऊपर यहाँ पे यू विल फाइंड अ प्लेस कॉल्ड मनोस। मनोस नहीं, ब्राजील की कैपिटल तो नहीं है, हमने कहा ब्राजील, हमने कहा ब्राजील के बीचों बीच। ब्राजील की कैपिटल तो ब्राजीलिया है। पहले रियो थी, रियो डी जेनेरियो, अब ब्राजीलिया हो गई है चेंज होके, अब मतलब काफी पहले। मिला? मनोस मिल गया सब लोगों को। मनोस इज द लार्जेस्ट रबर कलेक्शन सेंटर ऑफ ब्राजील। और मनोस की खासियत यह है कि इट इज द मोस्ट इनलैंड पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे ज्यादा इनलैंड कोई पोर्ट नहीं मिलेगा आपको। एकदम देखो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है। तो अमेजोन इतनी बड़ी रिवर है कि यहां से शिप्स जो है वहां तक जा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इनलैंड पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, मनोस। क्या चीज? हाँ, इनलैंड पोर्ट हैं, बहुत सारे हैं। हल्दिया में भी है, कोलकाता में भी है, दोनों जगह पे है। तो वो तो जितने भी इनलैंड वाटरवेज देखें सब में पोर्ट्स तो होंगी ना यार, बिना उससे कैसे जाएगा? तो इलाहाबाद में भी है, गंगा वाला भी तो है अपना, डुबरी टू सादिया, तो डुबरी में भी होगा, सादिया में भी होगा। इनलैंड पोर्ट्स तो होंगी ना यार। रबर के लिए लार्जेस्ट रबर कलेक्शन सेंटर। थाईलैंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। तो वो भी तो इक्वेटोरियल जोन में आ गया। फिर यहाँ पे एक पोर्ट है, कहाँ गई अमेजोन? बेलम। बेलम बेलम इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेंटर ऑफ कॉफी। साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेंटर ऑफ कॉफी। ठीक है। मिल गया भाइयों बेलम। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अब यही चीज अगर आप अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका का भी जो सेंट्रल पार्ट इट इज फेमस फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ठीक है। यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन से हैं, कौन सी कंट्रीज हैं अफ्रीका की। अब अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन अगर आप जनरली अवेयर हैं, आंख कान खोल के टीवी देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। हालांकि लेक्चर में पढ़ते हैं तो मैं बताता ही हूं कि भाई ये वाली जगह है, और उसी एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। और वो लास्ट ईयर जो है सवाल पूछ लिया गया था। बोर्नविल का एक ऐड आता है ना? देखा है बोर्नविल चॉकलेट का, कि वो साहब अफ्रीकन खड़े हैं
और एक आदमी जो है एकदम हैंड लेंस से जो है उसके कोको का जो बीज है उसको एनालाइज कर रहा है, और उसने कहा कि बेकार है तो ऐसे साइड में फेंक दिया, हो जाके करके रो रहा है बीज। और फिर एक दूसरा बीज देखा कि हाँ ये तो बढ़िया, उसको साइड में रख लिया। और फिर उसमें नीचे लिखा रहता है कि बोनविल चॉकलेट द बेस्ट कोको फ्रॉम घाना। आता है? तो भाई जाहिर सी बात है घाना सिग्निफिकेंट होगा तभी है। जो यूपीएससी ने ऑप्शन दिए थे उसमें एक ही ऑप्शन में घाना था। यूपीएससी ऐसा नहीं ऑप्शन देता है कि आपको एकदम चरखाई बना दे, कि आपसे कोई डेट पूछी तो दे दे 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। ये हर स्टेट सर्विस का है, ये हर स्टेट सर्विस का। लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करता है। तो अगर ये ऐड आपको याद था और अगर लेक्चर याद था तो सही होना चाहिए था सवाल, है ना? लास्ट ईयर था कि लास्ट टू लास्ट ईयर था? तो लास्ट टू लास्ट ईयर होगा। बच गए अपने, कहानी नहीं, हमने लास्ट ईयर नहीं था। ठीक है, लास्ट टू लास्ट ईयर होगा। हाईएस्ट चॉकलेट कोको प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ अफ्रीका, तो भाई गाना उसमें हो जाना चाहिए था। ऐड भी नहीं देखा जा रहा है, बताइए। है नहीं, वो रील वो नहीं देखी, वो अलग बात है, लेकिन मैंने क्लास में बताया है क्लास ही नहीं करी। अब तीसरी बार कर रहे हो तुम। ये पहली क्लास क्यों? हाँ क्यों भाई? ऑप्शनल में तो अभी करा ही नहीं है। ऑप्शनल में क्या करा है? ऑप्शनल में तो एक एक कॉन्टिनेंट लेके बढ़िया से चलेंगे, मतलब वैसे देखेंगे डिटेल में। हालांकि वो आता नहीं है ऑप्शनल में, ये जीएस में ही आता है। ऑप्शनल में वो आता नहीं है, जो जीएस में क्वेश्चन आता है वही ऑप्शनल में आता है। अपनी बढ़िया चीज तो यही है, 70-80% जो जीएस में आ रहा है वही ऑप्शनल में आ रहा है अपना, है। थर्ड, हाँ ज्योग्राफी वालों की सही में मौज है भाई। जीएस में ज्योग्राफी वालों के बहुत अच्छा स्कोर आता है, क्योंकि जीएस 1 तो 100 नंबर ज्योग्राफी है ही, वो तो लूट ली सरकार, लूट गई वहां पे। और जीएस ज्योग्राफी में 100 में से आप 50 से 55 ला सकते हैं, बहुत डुएबल है, क्योंकि मैथमेटिकल मार्किंग होती है। आपको वही प्रॉपर डायग्राम बनाना है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। नंबर ऑफ वर्ड्स अगर 250 वर्ड का क्वेश्चन है तो 250 वर्ड में 200 ही लिखने, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई 250 होना ही चाहिए, क्योंकि आप डायग्राम बना रहे हैं, जगह तो उसकी गई है। जीएस 1 में बाकी दोनों सब्जेक्ट में स्कोर करना बड़ा मुश्किल है भाई। आर्ट एंड कल्चर आपको आता हो या ना आता हो उसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी गूगल को भी नहीं आता, वो तो जो चीज पूछता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एक दो क्वेश्चन, और भाई ये कोई प्लीज आगे से जो है, वैसे तो आपने नहीं कहा है लेकिन मैं अभी भी चेता रहा हूं, आगे से आके ये मत कहिएगा कि टॉपर्स तो कहते हैं कि सर 20 के 20 सवाल लिख के आने हैं वरना तो नहीं होगा। ये मेरे सामने आके मत कहना प्लीज। 20 के 20 सवाल लिख के आने हैं तब जब 20 आते हो। जब आपको 20 के 20 सवाल आते हैं और अगर आप नहीं लिख के आ रहे हैं तो पाप है। लेकिन भाई अगर आपको एक सवाल आता ही नहीं है तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है? और यूपीएससी में ग्रेस नंबर नहीं होते कि आप कुछ भी लिख के आ जाए, चलो इतना तो लिखा है आधा नंबर दे दो, नहीं देता यूपीएससी आधा नंबर, चिढ़ और जाता है, काट के देता है 0। और 0 मतलब 0, वो उसमें एकदम मिन्स नहीं करता है। तो अगर आपको एक सवाल नहीं आता है या 2 सवाल नहीं आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी के जो 18 क्वेश्चन है उसमें आप कोशिश करिए कि मोर देन एवरेज स्कोर आए, 3, 3.5 की जगह 4, 4.5, 5 आए। भाई 100 से ऊपर स्कोर करना है ना यार। 50% तो टॉपर भी नहीं स्कोर कर रहा है, और टॉपर्स की प्रॉब्लम यही है, इसी वजह से नहीं कर रहे हैं 50% वो स्कोर। हमारे टाइम पे करते थे, 50% स्कोर करते थे। गौरव अग्रवाल सर का था, बहुत स्कोर था जब इनकी रैंक बनाई थी तो। अब गौरव सर की तो मैंने बात बताई भी होगी, वो एक ब्लॉग लिखते थे, फोरम, फोरम नाम सुना आपने? फोरम आईएएस, ठीक है। फोरम पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, फोरम पहले बकर का प्लेटफॉर्म था। फोरम का नाम ही फोरम इसलिए था, फोरम का क्या मतलब होता है, वहां बैठो बातें करो। उस पे लोग सूडोनेम बनाते थे अपना, और सूडोनेम से चर्चा चलती थी सुबह शाम। दिन में टेस्ट होता है, मतलब दिन में जो भी पढ़ते थे 8 बजे से भाई साहब वहां पे होती थी पार्टी। वहां पे कोई भी कुछ लिख रहा है, ठीक है, अफवाहें फैल रही हैं। एक अफवाह हमने उड़ा दी थी कि इस बार
इंटरव्यू में जो आपकी हॉबी है उसका प्रॉप लेके जाना है, ठीक है। भाई लोग पागल, हमारी ही उड़ाई हुई अफ्वाह घूम के हमारे ही पास पहुंच गई तो भाई अति भाई पता है आपको इस बार प्रॉप लेके जाना है भाई, ठीक है। अब वहां बैठ के लोग सोच रहे हैं कि यार कुकिंग दिया यार, कुकिंग में क्या प्रॉप लेके जाएंगे यार, तो भाई पतीला वतीला लेके जाना होगा क्या यार, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ नाइफ ले जाऊं, लेकिन यार नाइफ तो अंदर अलाउ ही नहीं करेंगे, उसे नाइफ का सेट ले जाए, ठीक है। बोले नाइफ तो यार अलाउ ही नहीं करेंगे। एक भाई थे बोले हमने तो बॉलिंग लिखा है, हमारा तो सही है, बॉल ले जाएंगे, बता देंगे इन स्विंग ऐसे होती है, आउट स्विंग ऐसे होती है, ये प्लान चल रही है तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मेंस के बाद, मेंस के बाद, ठीक है। तो ये बकर चलती थी। तो साहब मेंस में एक आदमी था, ठीक है, सूडोनेम से सुपरमैन, उसने जो है अपने आंसर चिपकाए फोरम पे कि देखो मैं तो ये लिख के आया हूं। लोगों ने भाई लेफ्ट राइट और सेंटर मैं मजाक ही उड़ा दिया कि भाई ये कोई आंसर है, इतना आइडियल तो कोई लिख ही नहीं सकता उस बात पे कि दीज आंसर्स आर टू आइडियल। एग्जामिनेशन प्रेशर में इतना आइडियल आंसर कोई लिख ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो तुम, मक्कार हो, क्वेश्चन पेपर देख के बाद में कर रहे हो, कोई माई का लाल है तो जो ऐसा लिख के दिखा दे, करके दिखा दे, बोल ठीक है भाई। अब वो उतनी देर के लिए आते थे, 8 बजे आके थोड़ा सा वो छोड़ के गायब, ठीक है, मार सुपरमैन को गाली पड़ रही है। उसके बाद रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आया तो वहां पे सुपरमैन ने लिखा कि थैंक यू गाइस आई हैव गॉट अ रैंक। तो लोग एकदम भड़क गए कि यार इसकी तो रैंक आ गई। पूछा कौन सी रैंक, कौन सी रैंक, बोला रैंक 1। गौरव अग्रवाल थे वो। फिर गौरव अग्रवाल ने ब्लॉग लिखा एक, रिटर्न ऑफ द सुपरमैन। वो ब्लॉग बड़ा फेमस हुआ, रिटर्न ऑफ द सुपरमैन जो ब्लॉग लिखा बहुत फेमस, आप लोग भी पढ़ सकते हैं। रिटर्न ऑफ द सुपरमैन अभी भी है, गौरव अग्रवाल इसीलिए फेमस है, अभी भी फेमस है। जेम ऑफ अ पर्सन, शानदार आदमी। अभी भी अपने क्रिकेट खेलते हैं तो अपने स्कोर कार्ड जो है भेज देते हैं कि देखो सेंचुरी मारी आज, ठीक है। और एज में काफी बड़े हैं, मतलब एट दैट टाइम ही वाज 29 ईयर्स ओल्ड। तो बढ़िया। तो वहां उस टाइम लोग स्कोर करते थे, उनका 1000 से ऊपर था मेंस का स्कोर। सोचिए अभी 1000 पे तो रैंक 1 आ रही है, 800 850 पे निपट जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि कोचिंग सेंटर की फैक्ट्री से इतना डिस्ट्रॉय कर दिया स्टूडेंट्स को कि एक टेम्पलेट दे दिया, ये लिख के आ जाओ, ये हो जाएगा। अब बच्चे दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं सवाल में पूछा क्या है, उन्होंने कहा ये विजन का टेम्पलेट है, ये चिपकाओ, ये आ जाएगा। एग्जामिनर देख के, हम देख के समझ जाते हैं कि विजन का टेम्पलेट चिपकाया हुआ। और फिर बच्चे आके दिखा दें देखो टॉपर ने भी तो ऐसे ही लिखा है। अबे टॉपर का स्कोर तो देखो, आपको तो रैंक 1 लानी है ना, आपको क्यों 800 नंबर लेके आने हैं यार मेंस में। भाई 250 में से आप क्यों मान के बैठेंगे 100 ही आएंगे। 250 में से क्यों नहीं आप जो है 150 लेके आ सकते। एग्जामिनर कोई नंबर काटने के लिए थोड़ी बैठा है, एग्जामिनर चाह रहा है कि भैया जो पूछा है उतना लिखो। आप उतना नहीं लिख रहे क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि ये टॉपर का टेम्पलेट है, ये चिपकाना है हमको। भाई टॉपर ने किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा वो अलग है, आप उसी चीज को, वो कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्लीज आके ये नहीं कहिए 20 के 20 लिख के आने हैं, ऐसे लिखा तो पाप है, वो है। भाई अगर नहीं आता तो क्या लिखोगे। और अगर आप कोई आगे बच्चा ये सवाल पूछे कि सर ऐसे तो अगर हमको 5 आंसर नहीं आते तब क्या करें, तो मत दो एग्जाम फिर। 20 में से अगर आपको 5 आंसर नहीं आते इसका मतलब आपने पढ़ाई सही से नहीं करी है। बहुत प्रेडिक्टेबल होता है यार क्वेश्चन पेपर। 17-18 तो आना ही चाहिए आपको। आप नॉर्मल इंसान को अगर पेपर उठा के दे दो, स्पेसिफिक्स नहीं पता है तो भी 17-18 क्वेश्चन में आंसर लिख के आ सकता है। आप अभी मेंस का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको 17-18 आंसर्स आते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर हमको इसमें ये तो आइडिया ही नहीं है कि ये क्या है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि अभी आपका वो लेवल ना हो कि सर हमको फैक्ट्स नहीं आते हैं, केस स्टडी नहीं पता है, वो बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते आपके सर पता ही नहीं है कि क्या है, ऐसा तो होगा ही नहीं। और ज्योग्राफी में तो बिल्कुल नहीं होगा, ज्योग्राफी में तो सारे आते होंगे। तो ज्योग्राफी ऑप्शन से जो है ये बढ़िया चीज हो जाती है कि साहब GS1 में 55 आपके वैसे आ गए। आर्ट एंड कल्चर में कोई भरोसा नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन आते हो नहीं आते हो। इंडियन सोसाइटी में आप बहुत ज्यादा एलेबोरेट कुछ लिख नहीं सकते। इंडियन सोसाइटी का आंसर सबको आता है क्योंकि सोसाइटी का पार्ट है। आप रिक्शे वाले से भी जाके पूछ लेंगे कि भाई साहब ओल्ड एज लोगों की क्या परेशानियां, वो भी बता देगा। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या परेशानियां, आप भी बता देंगे। Isn't it?
तो उसमें कोई बहुत ज्यादा, उसमें 10 में से 3 3.5 अगर आप उठा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर। ज्योग्राफी में आपको 10 में से 5 5.5 6 उठाने और आते हैं। ठीक है, मेरा खुद का स्कोर GS1 में 117 था, तब जब मैं 2 हिस्ट्री के क्वेश्चंस छोड़ के आया। तब समझ लीजिए कि मतलब कैसा स्कोर आता है उसमें। और वो भी तो 2 क्वेश्चन छूटे थे, इसलिए नहीं छूटे थे कि आता नहीं था, इसलिए छूटे थे कि मेरी स्पीड कम थी, पहुंच नहीं पाया था। उसके बाद 117 था, अगर वो भी 2 लिख दिए होते तो 125 क्रॉस कर जाता मैं, है ना। तो वो हमारे जो गलतियां उससे सीखिए आपको। ठीक है भाई। GS2 में IR आता है, वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ फायदा हो जाता है, IR मैच मिल जाती है। GS3 तो भाई आते ही एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब ज्योग्राफी ऑप्शन से रिलेट होता है, तो उसमें तो अच्छा खासा स्कोर बढ़ जाता है। तो ये है। तो अगर ऑप्शनल पे अच्छी कमांड है तो रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सब ये फेक चीज है कि भाई ज्योग्राफी में जो है इतना लेंदी सिलेबस, इतना लेंदी लोगों ने, टीचर्स ने बना दिया लेंदी। वो है नहीं, टीचर्स अपना भौकाल दिखाने के लिए कि हम तो रिसर्च ही करवा देंगे, उन्होंने बना, वो आ भी नहीं रहा है। क्वेश्चंस अगर आप देखें तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है यार ऑप्शनल में। और ये अब हर ऑप्शनल के साथ मैं देख रहा हूं होता जा रहा है, टीचर अपना भौकाल क्रिएट करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें उसमें घुसा दे रहा है। हिस्ट्री घुसा रहे हैं तो भाई साहब पता नहीं कहाँ की हिस्ट्री पढ़ा, क्योंकि लोगों को लग रहा है अरे इतने से क्या होगा। तो अब तो सोशियोलॉजी के 6 6.5 महीने 7 महीने जो है लोग क्लास खींच रहे हैं। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता सोशियोलॉजी में कैसे कर रहे हो। 4 महीने से ऊपर का जो है सिलेबस नहीं है सोशियोलॉजी, उतने ही थंब रूल्स हैं, 4 4.5 महीने। ये है कि कॉम्प्लेक्स है। आपको स्टेटमेंट दे दिया किसी थिंकर का, अब आपको पता ही नहीं किस थिंकर का स्टेटमेंट है, लिखोगे कैसे। तो भाई जिसका छोटा सिलेबस है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी सी चीज है जिसमें यूपीएससी को सवाल पूछना है। सेम वॉट थोड़ी पूछता रहेगा यूपीएससी, पागल थोड़ी है। सिलेबस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो यूपीएससी के लिए पूछने के लिए बहुत सारी चीजें, तो फैक्चुअल चीजें आती हैं। जैसे अपने ऑप्शन में सीधे सीधी थ्योरीज आ जाएंगी, वही थ्योरी है 11 12 थ्योरी, उसमें से 2 सवाल उठ के आएंगे, आपके लिए तो पेपर आउट है। उसमें अगर कोई गड़बड़ करके आ जाए तो भाई ये तो गलत बात आप है ना। तो अफ्रीका में घाना उस टाइम होना चाहिए था, तो वहां पे भी प्लांटेशन है। साउथ ईस्ट एशिया में आ जाइए साहब आप, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, विच इज द हाईएस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। थाईलैंड, अभी भाई ने बताया थाईलैंड, पहले मलेशिया थी अब थाईलैंड हो गई है। रबर प्लांटेशन क्रॉप, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को काट के बनाया। इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, एनवायरमेंटल इशू, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को काट काट के ऑयल पाम्स जो है हम ग्रो कर रहे हैं, ऑयल पाम प्रोडक्शन चल रहा है, ऑयल पाम के फार्म्स चल रहे हैं, है ना। तो ऑयल पाम कल्टीवेशन के लिए इतना जंगल काट दिया है कि भाई अब वहां पे इकोलॉजिकल इश्यूज जो है, और वहां पे एंडेंजर्ड स्पीशीज भी, ओरेंगुटैन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और ये साले जब जंगल काटते हैं तो ये नहीं कि ओरेंगुटैन को लेकर रिहेबिलिटेट कर दें, इतना जेंटल जो है वो बीस होता है, मार देते हैं। तो एकदम पागल सरी लोग हैं, इंसान हर जगह के हैं पागल ही। तो वो एकदम वाटर गजलिंग जो है ये क्रॉप है, उसकी वजह से काफी एनवायरमेंटल इशू हो रहे हैं। और इसी वजह से जो इंडिया में ऑयल पाम कल्टीवेशन की स्कीम बनी, उसका क्रिटिसिज्म चल रहा है कि यार नहीं होना चाहिए इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपको पता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 7 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब 70% तो वैसे ही वेस्ट हो चुका है। 70 जो 30% बचा है उसमें से भी अगर जंगल काट के आप ऑयल पाम लगा देंगे, ये बोल के कि इनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, अरे यार इकोनॉमी बूस्ट होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, यही आपको लगाना है, और उससे उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी नहीं। आप बहुत छिचोरे आदमी हैं, आपको पता है कि ऑयल पाम सस्ता तेल है, आपका इंपोर्ट हो जाएगा मेनलैंड में, आप जो है पार्ले जी बनाने के लिए ऑयल पाम का यूज करेंगे, इसलिए आप करवा रहे हैं। वहां के लोगों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लक्षद्वीप में तो यार मैनग्रूव है, वहां पे अगर आप उगा भी ले रहे हैं तो कोई बहुत ऐसे प्लांटेशन, लक्षद्वीप में इतनी जगह नहीं है यार। आप कर दें छोटे से एरिया में
है ना, आगत्ती, कावरत्ती, जो बड़े बड़े आइलैंड्स हैं वहां पे छोटे छोटा प्लांटेशन कर दें, लेकिन बहुत कमर्शियल स्केल पे तो नहीं कर सकते ना। आप कर देंगे थोड़ा सा, उनको बेनिफिट हो जाएगा, लोगों को वहां पे हो सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका। भाई चारों तरफ तो मैनग्रोव है ही ना, बीच में अगर आपने उगा भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में तो दिक्कत होगी। इस वजह से पाम ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो कोई भी इक्वेटोरियल रीजन अगर आपसे ऐसे ओपन एंडेड आ जाए कि भाई यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वहां पे ये प्लांटेशन क्रॉप्स तो होंगी होंगी, हार्डवुड होगी होगी, ठीक है। उसके बाद जमीन पे कोई मिनरल है या नहीं है वो बात की बात है। इज दिस क्लियर? ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन से अगर हम चले टाइगा रीजन में, टाइगा रीजन, टाइगा रीजन कहां पे आता है? हायर लैटिट्यूड्स में। टाइगा, टंड्रा। टंड्रा रीजन कौन सा रीजन है? परमाफ्रॉस्ट, पोल्स वाला। टंड्रा रीजन इज परमाफ्रॉस्ट, तो वहां पे कोई वेजिटेशन होगा नहीं। उसके नीचे वाला जो रीजन आता है जो है पोलर ही, लेकिन जहां तक ट्री लाइन पहुंच रही है, दैट इज टाइगा। ठीक है। तो टाइगा रीजन में कौन से टाइप का कल्टीवेशन होता है, वेजिटेशन? एल्पाइन टर्म यूज करते हैं हम माउंटेन के लिए। जो एल्पाइन माउंटेन वेजिटेशन है वही टाइगा है। टाइगा कॉन्टिनेंट के लिए यूज करते हैं फॉर हायर लैटिट्यूड, एल्पाइन माउंटेन के लिए यूज करते हैं फॉर हायर अल्टीट्यूड, ये याद रखिएगा। ठीक है। टाइगा स्लैश एल्पाइन भी लिख सकते हैं आप, है ना, टाइगा स्लैश एल्पाइन। यहां पे होता है कोनीफेरस वेजिटेशन। कोनीफेरस वेजिटेशन, कोन लाइक लीव्स नहीं होती यार, इसका जो फल निकलता है वो कोन जैसा निकलता है, जिसके अंदर बीज होता है। उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, लाइट होता है, वो ट्रेवल करते करते चला जाता है, शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, तो सर्दी में भी जो है वो बीज जैसे उड़ते उड़ते ऐसा पतला सा बीज निकलता है उसका, तो ऐसे फ्लैप करते करते उड़ते 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 कहीं पे भी जाके गिर जाता है। उसके रिप्रोडक्शन का तरीका है, कौन रहता है ऐसा, कौन टाइट सा ऐसा रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो एकदम ऐसे फट जाता है, और फटने के बाद उसके जो बीज है वैसे स्लाइड करके ऐसे अपने आप निकल जाते हैं। उसको पेंट करके, कोन्स को पेंट करके शोपीस की तरह भी रखा जाता है ना घरों में। हाँ, क्रिसमस ट्री, यस यस। ठीक है। तो कोनीफेरस ट्रीज हो गए। तो कोनीफेरस ट्रीज में आप देखें बिल्कुल एकदम स्ट्रेट एक ही ब्रांच होती है, मतलब एक ही स्टेम होती है, ब्रांचेस होती नहीं, और इसी से जो लीव्स हैं वो बड़े बड़े इस तरीके से बाहर आती रहती है, साइड ब्रांचिंग नहीं होती, एक ही लकड़ी। इसकी जो वुड होती है कोनीफेरस फॉरेस्ट की, वो कौन से टाइप की होती है? सॉफ्ट वुड। ये होती है सॉफ्ट वुड। बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी कि कम होगी? बहुत कम होगी। बहुत कम बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि एकड़्स में जब आप देखेंगे तो एक ही टाइप का वेजिटेशन है, और वो है ये, दूर दूर तक एक ही टाइप का जंगल। आपने देखा होगा पहाड़ पे जाइए आपको एक ही टाइप का जंगल मिलेगा। हायर लैटिट्यूड्स में आप कोई मूवी देखिए, जेम्स बॉन्ड देखिए, जिसमें वो स्कीइंग करके आ रहे हैं, पेड़ों के बीच में से एक ही टाइप का वेजिटेशन है। ठीक है। क्योंकि एक ही टाइप का वेजिटेशन है तो इसको एक्सप्लॉइट करना है इजी। एक सिरे से पेड़ काटते हुए चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट टाइप ऑफ वुड इज देयर? सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड का यार क्या यूज होता है? पेपर एंड पल्प। ठीक है। सॉफ्ट वुड प्राइमरीली जो यूज होती है वो साहब पेपर एंड पल्प के लिए यूज होती है ना। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज, कहां पे हमको टाइगा वेजिटेशन मिलेगा बताइए? कनाडा, यूएस में मिलेगा, अलास्का है, ठीक है, तो यूएस में भी मिलेगा। देन रशिया, जितनी भी अपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है, ये तो है। सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम मिलेगा। एंटार्क्टिका में तो है ही नहीं यार, एंटार्क्टिका तो एकदम पोल में हो गया। अर्जेंटीना और चिली की टिप पे अगर मिल भी गया तो बहुत कम हो गया। ठीक है। तो बहुत सिग्निफिकेंट वहां पे नहीं है, वहां पे हमको पहाड़ पे मिलेगा, एल्पाइन वाला मिलेगा, टाइगा वाला नहीं मिलेगा। तो इस पूरे रीजन में अगर देखा जाए, कैन यू टेल मी विच इज द हाईएस्ट पेपर एंड पल्प प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? कनाडा। क्यों? क्योंकि ये वाला रिसोर्स अवेलेबल है। कनाडा है क्योंकि दैट इज अवेलेबल।
और वहां पे जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है लंबरिंग। लंबरिंग मतलब वुड कटिंग, लकड़ी काटना। लंबरिंग, लंबरजैक वर्कशॉप होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है साहब, अगर कनाडा को देखें तो कनाडा में बहुत यूनिक चीज है। कनाडा में लंबरिंग प्रोसेस हैज बीन मेड सस्टेनेबल। कितनी जंगल का काटना सस्टेनेबल हो गया है। कैसे हो गया है? कनाडा में जब वुड कटिंग होती है, ट्री कटिंग होती है, कौन से सीजन में होती है, विंटर में कि समर्स में? समर्स में। समर्स में। विंटर में यार इतनी सर्दी होती है, लकड़ी काटने कौन जाएगा? समर्स में ही डालते ना यार, है ना। समर्स में नदी पिघल जाती है। तो उसमें क्या है, कनाडा इज नोन एज द लैंड ऑफ 10,000 लेक्स, क्योंकि ग्लेशियल रीजन है। वो जब पिघलता है तो लेक्स 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 बन जाती हैं। उन्होंने क्या किया है, इन सारी लेक्स को कनेक्ट कर दिया है वाटर चैनल से। और क्योंकि लाइट वुड है, ये तैरती रहती है, तो बहुत सही मैकेनिज्म है। एक जंगल का रीजन जो है मार्क कर दिया था है कि इस साल आप यहीं से पेड़ काट सकते हैं। तो वहां के जितने भी लोग हैं वो फ्री टाइम में वहां चले जाते हैं। फ्री टाइम क्या, जितने सुपर हीरोज हैं फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं? पेड़ काट रहे हैं। जंगल में जाके पेड़ काट रहे हैं। तो भाई वो कुलाड़ा उलाड़ा उठा के वहां साहब पहुंच जाते हैं। अच्छा, इसका इतना फेमस एक्टिविटी है कि पूरा गेम शो चलता है। आपने देखा है कनाडा में, स्वीडन में ये गेम शो चलता है कि वुड कटिंग के भाई टीम वर्क से कौन जल्दी लकड़ी काटे, फिर वो एक ऊपर कट लगा के उस पर बेंच लगा लगा के पहुंचते हैं, ठीक है। आइस हॉकी तो विंटर्स का होगा। अच्छा, ठीक है, खेलते तो फुटबॉल भी है यार। ठीक है। वहां पे एक गेम है, जैसे लकड़ी को पानी में डालते हैं, उस पर भागने का वो रहता है, कौन ज्यादा देर तक उसके ऊपर बैलेंस बना सकता है। हाँ वैसे ही था, ठीक है, उसके ऊपर गोल गोल गोल। तो ये सारे गेम्स क्यों है? क्योंकि उनके कल्चर का पार्ट है। और अगर आपने वो डिज्नी वाले कार्टून्स देखे हैं, चिप एंड डेल, मिकी माउस, तो उसमें हर जगह पे जो है ये चीज दिखाई जा रही है कि साहब वो लकड़ी काटी, पानी में डाल दी। अब उसमें क्या होता है कि आपका कोड है, आपने लकड़ी काटी, आप मैक्सिमम साल में कितनी लकड़ी काट सकते हैं वो फिक्स है। उससे नीचे तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर नहीं आप जा सकते, ठीक है। क्योंकि अब तो इतनी ऐसी मशीन्स आ गई हैं कि भाई साहब वो 3 मिनट में पूरा पेड़ काट के, साफ करके, लकड़े काट के वो पूरा वो डिब्बे में डाल देती है, लॉग्स बना के। देखिए देखिए ना रीलो, ऐसे पूरा उखाड़ के उसको नहीं करके जैसे शार्पनर की तरीके से साफ करके ऐसे निकाल दिया, 3 पीस कट करती है पीछे डिब्बे में, ठीक है। और रील है तो वो 1 ही मिनट में किया गया है ना, उसकी स्पीड बढ़ाई भी नहीं है, वो प्रॉपर उसी तरीके से किया गया। तो उस रेट पे अगर आ गए तो भाई 1 ही साल में पूरा जंगल साफ हो जाएगा। बट वैसा नहीं करते हैं, मैक्सिमम लिमिट कर देते हैं। तो लकड़ी काट के उसको पानी में डाल देते हैं, पानी से बहते बहते वो नीचे जाती है, नीचे लंबरजैक वर्कशॉप में वो निकाल लेते हैं। उस पे आपका कोड होता है, वो कोड देख के ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो जाता है सीधा आपके अकाउंट में, तो कोई हैसल फ्री। अब क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन लगा ही नहीं, तो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा बच ही गया। और जितने पेड़ एक जगह काटे जा रहे हैं उतने ही सैपलिंग सरकार जो है जहां पे लास्ट ईयर पेड़ कटे थे वहां पे लगाती है। क्योंकि कोनिफरस ट्रीज को बढ़ने में टाइम लगता है, ठंडा है ना, उसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो ऐसा नहीं कि बीज जाके बोएगी सरकार, बेवकूफ नहीं है, सरकार को पता है ना कि यार इतने कटने तो इतने सैपलिंग तैयार है, वो सैपलिंग्स लगाती है। और वो प्रोसेस जो है चलता रहता है, प्रोडक्शन जो है प्लांट का। ठीक है भाइयों, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जहां पे पेपर एंड पल्प होगा, इसी के साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री, जहां कहीं पे भी पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री अच्छी होगी, वहां पे एकदम आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री भी बढ़िया होगी। तो कनाडा में केमिकल इंडस्ट्री होगी, बिल्कुल होगी। रशिया में बिल्कुल होगी, है ना। यहाँ पे सॉफ्टवुड जो है वो मैच स्टिक्स के लिए भी यूज होता है, मैच स्टिक्स। तो ये इंडस्ट्री भी आपको मिलेगी। जैसे रशिया की मैच स्टिक इंडस्ट्री इज वेरी फेमस, रशियन मैचेस। ठीक है भैया, सब रूल समझ में आया। मेन जो रिसोर्स है पहाड़ों का वो यही है, या टाइगर रीजन का वो यही है।